नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने यूएस बायोलॉजी 95 के अंतर्गत बायोलॉजी कक्षा 11 अध्याय 1 जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड भाग 1 लेकर के उपस्थित है। जितने भी छात्र कक्षा 11 के हैं, इससे पहले कक्षा 10 में आपने एक पार्ट पढ़ा था, यानी कि पूरा सब्जेक्ट था आपका विज्ञान। अब जो भी छात्र डिसाइड करेंगे कि मुझे मैथ पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़नी है, उनमें से कुछ छात्र मैथ को पढ़ेंगे, कुछ बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो जो भी छात्र बायोलॉजी पढ़ेंगे उनके लिए जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है उसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देते हुए, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि जीव विज्ञान आखिर क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? जीवों का अध्ययन करते हैं यानी कि जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। यानी कि जीवों का अध्ययन, चाहे वो पेड़ पौधे हो और चाहे वो जीव जंतु हो, एक शाखा है यानी कि जीव विज्ञान पूरी। अब उसके अंतर्गत यानी कि उसकी कुछ शाखाएं हैं। जैसे ये जगत तो बहुत बड़ा है, उसमें तो कई प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, तो एक साथ उनका अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए इन्हें शाखाओं में डिवाइड किया गया। तो विज्ञान की एक और शाखा जीव विज्ञान की यानी कि जंतु विज्ञान, दो जगह डिवाइड किया गया, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? जंतुओं का, जंतु विज्ञान कहलाती है। इसके जनक अरस्तु। ध्यान रखना कि जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु है। ये ध्यान रखना। अगला है इसी की दूसरी शाखा जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। ठीक है, कौन है जनक वनस्पति विज्ञान के जनक? थियोफ्रास्टस है। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वह है वनस्पति विज्ञान, और जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो है जंतु विज्ञान। ये तो प्रत्येक छात्र को जान लेना चाहिए जो भी जीव विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि इनके जनकों के बारे में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। और इसी तरह से वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना गया है? थियोफ्रास्टस को। ठीक है, तो इतना जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो अध्याय है वो है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। तो संसार ये अद्भुत तरीके का है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम देख रहे हैं, किस तरह से हैं, कैसे हैं, ये इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसके लिए यानी कि आप देख पा रहे हैं संसार में कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है यानी कि सजीवों के बारे में। सजीवों के बारे में पढ़ेंगे तो सजीव कैसे होते हैं, क्या उनके विशिष्ट कुछ लक्षण होते हैं, उन्हीं के आधार पर तो हम सजीव और निर्जीव में डिवाइड करेंगे उनको। या तो सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे। आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं हों या कोई पेड़ पौधे हों या कोई जीव जंतु हों, तो उन्हें देखते ही आप बता देंगे कि ये सजीव हैं अथवा ये निर्जीव हैं। ठीक है। तो सजीव हैं तो क्यों सजीव हैं, कब उन्हें कहेंगे हम ये सजीव हैं, कब कहेंगे उनको हम ये निर्जीव हैं। तो सजीव, तब सबसे पहले सजीव या लिविंग क्या है? जीव जो स्व प्रकृति
स्वनियमनकारी, विकासशील। दोबारा समझ लीजिएगा, जीव जो स्व प्रकृति यानी कि प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक जो बनाए गए हो, स्व प्रकृति, ठीक है, जो जिसे प्रकृति ने बनाया हो। स्वनियमनकारी यानी कि जो अपने आप चलते हो, ठीक है। विकासशील जो हमेशा विकास करते हो। छोटा सा जीव पैदा होता है लेकिन वो हमेशा धीरे 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 उसकी ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो कैसा है वो? विकासशील है। पारस्परिक तंत्र है। जीव क्या है? स्व प्रकृति, स्वनियमनकारी, विकासशील, पारस्परिक तंत्र है एक तरह से, जो वायु उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। वायु उद्दीपन जैसे उसे एहसास होगा, आभास होगा, सुख दुख का, ठंडे गर्म का, इसी तरह से अच्छे बुरे का, ये किसको एहसास होगा? निर्जीवों को नहीं होता है, इसको होता है केवल सजीवों को होता है। तो यानी कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। आप इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से देख लीजिए कि सजीव किसे कहते हैं और क्यों उन्हें सजीव कहते हैं। तो ये परिभाषा आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद सजीवों के कुछ लक्षण हैं, जैसे कुछ लक्षण तो सजीव और निर्जीव में पाए जाते हैं, लेकिन हम कब कहेंगे कि सजीवों के ही ये लक्षण हैं? कुछ तो सजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं और कुछ सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं होते। तो मुझे उन दोनों लक्षणों के बारे में जानना है कि सजीव के विशिष्ट लक्षण कौन से हैं, विशेष फोकस उन पर हम करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण। अब हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि जीवधारियों के कुछ लक्षण। अभी आपको बताया था कि कुछ लक्षणों के बारे में अध्ययन करना है, जिससे हमें ये पता कर रहे हैं कि इन्हें हम सजीव क्यों कहते हैं और निर्जीव क्यों कहते हैं। कुछ लक्षण होते हैं जीवधारियों के, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, ठीक है। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं। मुझे अभी तो हम यहाँ पर सारे लक्षण हैं, इनमें से मुझे ये छांटना है कि कौन से लक्षण जीवधारी के विशिष्ट हैं और कौन से लक्षण विशिष्ट नहीं है। तो एक नज़र डाल लीजिए, ये कुछ लक्षणों के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लक्षण लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दिया है यानी कि वृद्धि, ग्रोथ, सजीव का लक्षण है वृद्धि, जनन, रिप्रोडक्शन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता यानी कि सेंसिटिविटी एंड एडप्टेबिलिटी, ठीक है। और अगला है जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, श्वसन, रिप्रोडक्शन, जो श्वसन है रेस्पायरेशन है, गति यानी कि मूवमेंट है, पोषण न्यूट्रिशन है, और उत्सर्जन एक्सक्रीशन, ठीक है। ये कुछ 11 लक्षणों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। हम बारी बारी से इन 11 लक्षणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वृद्धि जीव का कैसा लक्षण है, ठीक है। तो समझ लीजिए पहले वृद्धि क्या है। जीव का वह लक्षण जो अपने आकार या संख्या तथा भार में बढ़ोतरी करता है। समझिए थोड़ा सा, जीव का वह लक्षण जो अपने आकार यानी कि उसका जो आकार है, ठीक है, या संख्या यानी कि 1 से 2 हो, अथवा यानी कि तथा भार यानी कि जब छोटा जीव होता है उसमें निश्चित ही धीरे 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 क्या परिवर्तन आता है, यानी कि वो बड़ा होता है। जब बड़ा होगा तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? उसके भार में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो आकार में भी परिवर्तन आएगा। हम सिंगल संरचना थे और सिंगल संरचना से हम एक बड़े जीव बने, अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में है, परिवर्तन भी हुआ। हम छोटे थे तो कैसे दिखते थे, बड़े हैं तो कैसे दिखते हैं, बूढ़े होंगे तो कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये उसके आकार में परिवर्तन आएगा। संख्या, अकेले थे
एक कोशिका थी, आज अरबों खरबों कोशिकाएं। और बाहर में यानी कि हमारे बाहर में भी कुछ न कुछ परिवर्तन आया है। हम एक सिंगल संरचना थे, ना के बराबर भार था, आज हम कितना भार है, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी करता है कौन? जीव। यही क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है, ठीक है, वृद्धि कहलाती है। वृद्धि सजीवों में तो होती है, ये तो क्लियर ही मालूम है कि वृद्धि सजीवों में तो होती है, लेकिन वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, ये ध्यान रखना है। कैसे निर्जीवों में वृद्धि होती है? जैसे देखो, पर्वत हैं, पत्थर हैं, रेत के टीले हैं। पर्वत यानी कि जो पर्वत एरिया है उधर हवा, पानी बरसा, हवा चली, कुछ धूल मिट्टी के कण उस पर चिपक गए जा करके, ठीक है। फिर और हवा चली और हवा चली, धीरे धीरे क्या होगा, उसका थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आएगी। अब ये चेंजिंग कोई 1-2 साल में आप नहीं देख सकते, इससे होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक है। इसी तरह से पत्थर भी क्या करते हैं? वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, पानी को सोख सोख करके क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से रेत के टीले, रेत का एक टीला बन जाए, हवा चले, वहाँ बार बार टकराव होगा, तो जो भी मिट्टी आएगी वहीं पर इकट्ठी होगी, फिर वो वृद्धि होगी। तो क्या हुआ? ये तो नहीं कह सकते कि वृद्धि केवल सजीवों में हुई। सजीवों में तो होती है वृद्धि, लेकिन आपने देखा कि यहाँ निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अर्थात वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ध्यान रखना। तो वृद्धि सजीवों का कैसा लक्षण लगा? वृद्धि सजीवों का यानी कि विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि सजीवों का लक्षण तो है, ठीक है, एक सामान्य लक्षण है, लेकिन वृद्धि चूंकि निर्जीवों में भी पाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते, ठीक है। एक तो ये हो गया वृद्धि। दूसरा है जनन, रिप्रोडक्शन। जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जनन क्या है? जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखें, इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। विपरीत जनक यानी कि नर और मादा। यूँ हम कह सकते हैं कि माता पिता यानी कि 2 जीव होने जरूरी हैं, नर और मादा। नर मादा होंगे तभी उसमें कौन सा जनन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होता है? देखो, नर मादा, इन्हें क्या कह सकते हैं? हम जनक कह सकते हैं, माता पिता कह सकते हैं, ठीक है। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, ठीक है। ये दोनों आपस में यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जायगोट यानी कि एक संतान की उत्पत्ति होगी। इसे हम क्या, कौन सा जनन के अंतर्गत इसे रखेंगे? लैंगिक जनन के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा आता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या? इसमें एक अकेला जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अकेला यानी कि यहाँ पर 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने देखा लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अकेला जनक ही संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगा। जैसे आप देखेंगे अमीबा में, अमीबा अकेला है, उसके 1000 टुकड़े कर दो तो 1000 अमीबा बन के तैयार हो गए। जितनी बार टूटेगा उतने ही नए अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह शैवाल में क्या होता है? विखंडन होता है, ठीक है। शैवाल में विखंडन होगा और एक नए जीव का उत्पत्ति होगी। शैवाल जितने टुकड़े होते जाएंगे उसके, ठीक है, उतने ही नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से देखो कवक होते हैं, ईस्ट, ठीक है, यानी कि ये भी, इनको भी अकेले जीव नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम है। इसी तरह से हाइड्रा में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा ये यानी कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। अब इसी तरह से आगे बढ़े हम, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि जनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है? लक्षण तो है, लेकिन देखो जैसे हम कह सकते हैं, जैसे खच्चर है। खच्चर ऐसा जीव है जो जैसे घोड़ा और गधे के बीच में
की जो संतान होती है उनसे मिलकर के जो संतान उत्पन्न होती है, घोड़ी को गधे के द्वारा प्रजनन कराया जाता है और जो संतान उत्पन्न होती है उसे खच्चर कहते हैं। अब ये खच्चर जो है मजबूत है, दौड़ने में भी सक्षम है, लेकिन ये नए जीव को जन्म नहीं दे सकता, ये जनन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन क्या अब हम खच्चर को सजीव नहीं कहेंगे? सजीव तो कहेंगे, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता? ये जनन नहीं कर सकता। इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? ये जो जनन है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं। और उदाहरण को देख लीजिए, जैसे बंद कामदार मक्खी होती है, आपने आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि जो मधुमक्खी होती हैं उसकी 3 वैरायटीज होती हैं। पहले जैसे रानी मक्खी, एक श्रमिक मक्खी होती है, कामगार मक्खी जिसे कहते हैं, और एक ड्रोन होती है। ठीक है, तो 3 होती हैं। इसमें से एक मक्खी होती है कामगार, यानी जो श्रमिक मक्खी होती है, ठीक है, वो जनन करने में सक्षम नहीं होती। तीसरा हम कह सकते हैं कुछ बंदे मनुष्य भी होते हैं, जैसे कुछ मनुष्य होते हैं जिनसे संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो कुछ लक्षणों की वजह से उनमें ये संतान को जन्म नहीं दे सकते, तो इसलिए कुछ बंदे मनुष्य भी होते हैं जो यानी कि नए जीव को जन्म नहीं दे सकते। तो हम क्या कहें? हम कह सकते हैं कि जनन भी जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 2 के बारे में हमने पढ़ लिया, एक वृद्धि और एक जनन। अब आगे देखिए, अगला देखते हैं। आगे देखिएगा उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, ये कैसा लक्षण है सजीवों का? तो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय। देखिए, शरीर के अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। हमने भोजन को खाया, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस हुई अंदर, ठीक है, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हुई और अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर भी त्याग दिए गए। ठीक है, तो बहुत सारी क्रियाएं लगातार, एक तो श्वसन की क्रिया लगातार होती रहती है, मूवमेंट होते रहते हैं, कुछ लोग सोचते समझते रहते हैं। ये सब क्या है? यानी कि कुछ उपापचय क्रियाएं होती हैं तो शरीर के अंदर हमेशा चलती रहती हैं, हमेशा। ठीक है, लेकिन ये क्रियाएं कभी निर्जीवों में नहीं होती, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। जो मेटाबॉलिज्म होती है, क्रियाएं होती हैं, उपापचय जो क्रियाएं होती हैं वो कभी भी निर्जीवों में नहीं होती। किसमें होती है? केवल सजीवों में ही होती हैं। अब ये क्रियाएं भी 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हम कार्य कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या है? ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और हम भोजन खाएं तो उससे हमें क्या होगा? ऊर्जा हमने प्राप्त की। ठीक है, तो 2 तरह की क्रियाएं हमेशा शरीर में होती रहती हैं। एक तो भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्य करने से हमारी ऊर्जा खत्म होती है, यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक 2 तरह की क्रिया होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, क्योंकि ये निर्जीवों में कोई भी उपापचय क्रिया कभी नहीं होती। आपने देखा कोई निर्जीव भोजन खाता है क्या? वो कोई नहीं भोजन खाता। जैसे पंखा है, मान लीजिए लगा हुआ है, उसे कितने ही वर्षों तक लगा रहने दीजिए, तो क्या वो भोजन मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा। ठीक है, मोटरसाइकिल घर पे खड़ी है, क्या वो कभी भोजन मांगेगी? नहीं मांगेगी। अगर घोड़ा है तो भोजन मांगेगा। ठीक है, तो निर्जीवों में इस तरह की कोई क्रिया नहीं होती, उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। इसलिए ये पहला लक्षण हमें प्राप्त हुआ कि उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले 2 पढ़े थे, मैंने वृद्धि पढ़ा, जनन पढ़ा। उसमें आपने देखा कि वो दोनों विशिष्ट लक्षण नहीं थे। सजीवों के तो लक्षण है ही है, देखो वृद्धि, जनन, ये सजीवों के लक्षण तो हैं, लेकिन वो विशिष्ट लक्षण नहीं थे। इसी तरह से उपापचय लक्षण है, लेकिन ये विशिष्ट लक्षण है। ये केवल और केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। अब इसके आगे अगला आता है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। अनुभव, बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूल। देखो, हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, किसका? जैसे ठंडा, गर्म, मीठा, कड़वा, इसका अनुभव कैसे होता है? हम लोगों को स्वाद चखने से,
ठंडा गर्म स्वाद चखने से तो पता चलता है कड़वा है कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ठीक है, अनुभव किया कि नहीं किया। इसी तरह से कहीं टच कर दो, वो जैसे मान लीजिए गर्म छड़ आपने टच की तो पता चल जाएगा कि ये गर्म है, अथवा बर्फ़ का टुकड़ा लगा दीजिए तो भी पता चल जाएगा ये ठंडा है कि ये गर्म है, ठीक है। इसी तरह से बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूलता, देखिए वातावरण में मौसम कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, हवाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, सब का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूल रहते हैं हम हमेशा, ठीक है, और उससे पता करते हम भी जिस वातावरण में रहते हैं उसके प्रति अनुकूल है तभी रह सकते हैं। देखिए मछली जल के बाहर नहीं रह सकती क्योंकि वो केवल जल में रहने के लिए अनुकूलित है, इसलिए जल में ही रहेगी। हम लोग जल में नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग स्थलवासी हैं, हम लोग जल में नहीं रह सकते क्योंकि हम उसके लिए अनुकूल नहीं है। इसी तरह बहुत सारे जीव अपने अपने वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं तो वो वहीं रह सकते हैं, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं रह सकते। तो हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता तथा अनुकूलता भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। अगला आता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल जो होती है। देखिए प्रकृति में सभी जीव, जितने भी जीव हैं, एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। जितने भी जीव हैं सभी किसका अनुसरण करते हैं, एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। देखो कक्षा 12 के वीडियो में तो बताया गया है, ऐसे आपको बता दें कि सभी जीवों का जो जीवन चक्र होता है लगभग मिलता जुलता तो नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। कोई जीव प्रकृति में एक दिन ही रहता है, घंटों रहता है, केवल घंटों ही जीवित रहता है और यहाँ से चला जाता है। और कुछ जीव प्रकृति में ऐसे भी होते हैं जो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक निश्चित जीवन चक्र, मनुष्य भी है, एक निश्चित जीवन चक्र के बाद वो चला जाएगा यहाँ से कोई भी। लेकिन ये तो क्लियर मान लीजिए कि जीव एक निश्चित समय के बाद यहाँ से उसे जाना होगा, अमर नहीं है वो, ठीक है, उसे एक निश्चित समय के बाद जाना ही है। तो इसलिए वो निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। क्या क्या करते हैं, देखो जैसे किसी भी जीव का जन्म हुआ, सबसे पहले तो जन्म हुआ, जब वो जन्म हुआ धीरे धीरे वो क्या होगा, वयस्क होगा, और जब वो वयस्क होगा जनन करेगा। जनन करने से क्या होगा, यानी कि अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी वंशवृद्धि को बनाए रखने के लिए करते हैं। दूसरा, जनन करने के बाद उसमें क्या आएगी, वृद्धावस्था आएगी, ठीक है, वो बुजुर्ग होगा। उसके कुछ समय बाद क्या होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा उसकी मृत्यु होगी। वृद्धावस्था के बाद वो जवान नहीं होगा, क्या होगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होगी। तो क्या हुआ, जीव दुनिया में आया, वयस्क हुआ, जनन किया, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और मृत्यु हो गई। कभी कभी इसमें से तो स्टेज गायब भी हो जाती है, जैसे कुछ लोग वृद्धावस्था को तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, अचानक ही खत्म हो जाते हैं बीच में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन चक्र भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। देखिए कोई भी निर्जीव की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, पता नहीं करोड़ों करोड़ों वर्ष तक पत्थर है, कुछ भी करोड़ों वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन जीव एक निश्चित जीवन अवधि के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन चक्र भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। पोषण यानी कि अंदर गया, भोजन का पाचन होगा, पाचन होने से ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, उत्सर्जन होगा, आदि आदि क्रियाएं शरीर के अंदर हमेशा घटती रहती हैं। तो ये सभी क्रियाएं कहाँ घटती हैं, जीव द्रव्य के अंतर्गत घटती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्थात जीव द्रव्य सभी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, ऐसी क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती, ठीक है। तो अगला इसके आगे देखिएगा, 7वां लक्षण है हमारा कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर। कोशिका जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, लेकिन कोशिका जीव की जैविक इकाई भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई तो है, उसके साथ साथ जैविक इकाई भी कहते हैं कोशिका को, क्योंकि जीवों में जो युग्मक होते हैं, युग्मक कोशिका होती है और उन्हीं युग्मकों द्वारा नए जीव का जन्म होता है, इसलिए इसे हम जैविक इकाई भी कह सकते हैं कोशिका। अब कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक तो है
प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राचीन कोशिका, ठीक है। आप 10th के वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक कैसी होती हैं और यूकैरियोटिक कैसी होती हैं। यानी कि प्राचीन आद्य संसार जब बना था तभी ये कोशिकाएं बनी थी, ठीक है। इनकी विशेषताएं कुछ होती हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें केंद्रक जो है सुविकसित केंद्रक नहीं होता, केवल जो केंद्रक होता है वो पूरे जीव द्रव्य में फैला होता है, ठीक है। इसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो उनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि सभी जीव जंतुओं में, बाकी इनको छोड़ करके बाकी सभी जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये जीवाणुओं में हैं, ठीक है। लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब इस तरह की संरचना जो है निर्जीवों में नहीं होती, ठीक है। जैसे संरचनात्मक, क्रियात्मक व जन्य इकाई, तो कोई भी निर्जीव 1 से 2 जीवों को जन्म नहीं दे सकती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कोशिका संरचना भी जीव का एक विशिष्ट लक्षण है। अगला आता है गति। तो जो गति का कुंड है गति यानी कि जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। कैसा है ये मुख्य लक्षण है? एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भ्रमण, यानी कि कोशिका के अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य भ्रमण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना किसके कोशिका के अंदर होगा। संपूर्ण पौधे का जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। क्यों? क्लेमाइडोमोनास कैसे जाता है? इनके एक जो संरचना होती है, समझ लीजिए एक इस तरह की एक संरचना बनी, इसमें क्या है, ये कशाविका, कशाविका की सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे, किसके माध्यम से जाते हैं? कशाविका के माध्यम से, ठीक है। इसी तरह से पौधे या जीव के युग्मक भी होते हैं, जैसे मान लीजिए इसी तरह का युग्मक होता है, उसमें भी क्या होती है? पुच्छ कशेरुका होती है, पूंछ पाई जाती है, और पूंछ पाए जाने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सकते हैं। अब जीवों में पौधे व जीव के युग्मक यानी कि पौधों में तो परागकण होंगे, ठीक है। जंतु अनुकूल वातावरण व भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। यही विशेषता है कि जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति क्यों करते हैं? क्योंकि या तो वो अनुकूल वातावरण में जाना चाहते हैं अथवा अपने भोजन की तलाश में, यानी कि अनुकूल वातावरण तभी बनेगा जब उनके लिए भोजन पानी सारी सुविधाएं, उनके जीवन उपयोगी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गति है वो जीवधारी का एक केवल मुख्य लक्षण है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अगला आता है श्वसन, रेस्पिरेशन। देखो श्वसन दो तरह से, यहाँ 2 रिएक्शन की गई है, एक वायवीय श्वसन के लिए और एक अवायवीय श्वसन के लिए। यहाँ वायवीय श्वसन आपने देखा C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसे वायवीय श्वसन हो गया। ये C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। इसके बाद 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जो होती है, जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इससे क्या होगा कि 40% ऊर्जा तो उपयोग की जाती है एटीपी के रूप में, संचित कर ली जाती है, ठीक है। और 60% ऊर्जा, जो 60% ऊष्मा होती है, ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। देखो जो जीवधारी अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए 60% ऊर्जा खर्च कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरा रिएक्शन यहीं पर है, C6H12O6 अवायवीय
अवायवीय श्वसन, यानी जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो कितनी है, केवल 28 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। ऐसा जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें इस तरह का श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब ये श्वसन भी दो प्रकार का, जैसे एक तो वायवीय श्वसन है और एक अवायवीय श्वसन है। यहीं पर आपको बता रहे हैं, दोनों रिएक्शन दिए हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन की है। तो अवायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन है और अवायवीय श्वसन यह वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आप देखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त हो, क्या हो, मुक्त हो, ठीक है, मैं तो हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, यानी कि अपचयी अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, वो होती हैं अपचयी अभिक्रियाएं, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा खर्च हो, ठीक है, उन्हें एनारोबिक रिएक्शंस यानी कि उपचयी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन के बारे में आप देखिएगा, इन दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए, किसमें ऊर्जा मुक्त होती है और किसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा मुक्त होती है तो कौन सी है, कौन सा, यानी कि अभिक्रिया होगी अपचयी अभिक्रिया, ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है अपचयी और उपचयी। और ऊर्जा जहाँ खर्च होती है वो कौन सी है, उपचयी अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आपके सामने, उसका संरचना, गति और श्वसन। अब इसके आगे 2 और बचे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। देखिए 10वां है पोषण, न्यूट्रिशन। इससे पहले श्वसन भी जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण था, वो बताना वहाँ भूल गए थे हम थोड़ा सा। पोषण जीव द्रव्य निर्माण व जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भाई जीव द्रव्य निर्माण तभी तो होगा जब भोजन प्राप्त होगा, और जीवधारियों की वृद्धि और विकास भी तभी होगा जब उसे भोजन की प्राप्ति होगी, ठीक है। भोजन की आवश्यकता होती है, और अर्थात भोजन लेना ही पोषण है। क्या कह सकते हैं हम, भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि वृद्धि एवं विकास के लिए, जीव द्रव्य में बढ़ोतरी हो, ठीक है। एक छोटी सी एक कोशिका से अरबों खरबों कोशिकाएं बनेगी, तो उसके लिए भोजन भी तो चाहिए, और जब भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो हमारा विकास होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। तो भोजन लेना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। अब पोषण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। जो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ कैसे होते हैं, सभी पौधे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो, ठीक है। और वो कौन बनाते हैं, पौधे बनाते हैं अपना भोजन। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे हैं परपोषी, हेटरोट्रॉफ जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे यानी कह सकते हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस पर निर्भर रहते हैं पेड़ पौधों पर, ठीक है। जैसे सभी जंतु जो होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ, वो सॉरी हेटरोट्रॉफ होते हैं। लेकिन कुछ एक जैसे आप युगलिना की बात करें तो युगलिना दोनों तरह का है, जंतु एवं पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। वह जब उसकी भोजन अगर जंतुओं से प्राप्त नहीं कर सकता तो उसके अंदर एक ऐसी संरचना भी पाई जाती है जिससे वो अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है। अगर भोजन है तो उससे प्राप्त करेगा, नहीं है तो वो खुद भी बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्वपोषी और परपोषी 2 तरह के होते हैं। अब बात ये आती है कि जीव भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, क्या क्या लेते हैं भोजन में, वो तो भोजन में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसाएं, ये लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है शरीर निर्माणकारी तत्व होता है, यानी कि शरीर में टूट फूट हुई, मरम्मत होनी है, नई कोशिकाएं बननी है, तो सब उसके लिए कौन होता है, प्रोटीन जिम्मेदार होती है, ठीक है। और वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोषण यानी कहते हैं पोषण भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण ही है, ठीक है। अगला आता है और लास्ट जिसे हम कहें ये है उत्सर्जन, ठीक है।
शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं। ये तो निश्चित ही है, अगर हमने कुछ ग्रहण किया तो उसे छोड़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब वे कौन से पदार्थ जो बाद में बच जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अपशिष्ट के रूप में कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर छोड़ जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर श्वसन की एक रिएक्शन है, उसमें भी देख लीजिए, जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका रिटर्न हुआ, यानी कि हम कहें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ये इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, इसे तो बाहर छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। तो कुछ छोड़ा गया, बाहर छोड़ा गया, क्या, CO2 छोड़ी गई, इससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त हुई जो हमारे दैनिक कार्यों में यूज होगी, ठीक है। अब और इसके अलावा भी जो भी बच जाएगा वो शरीर से बाहर कई रूपों में है, शरीर में बहुत प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं जो शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं धीरे धीरे, यानी कि उनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि जीवों के लक्षण यानी सजीवों के लक्षण है, उसमें से कौन सा लक्षण विशिष्ट है और कौन लक्षण विशिष्ट नहीं है। इसे भी हम कह सकते हैं उत्सर्जन भी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। उत्सर्जन भी जीवों का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन और पोषण दोनों ऐसे हैं जो निर्जीवों में नहीं होते, ठीक है। निर्जीव कोई भी पदार्थ शरीर से बाहर नहीं त्यागते, वो लेते ही नहीं है तो त्यागेंगे क्या, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ लिया कि सजीवों के लक्षण, इसमें कुछ विशिष्ट लक्षण और कुछ सामान्य लक्षण, दोनों ही आपने देख लिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक व शेयर कीजिए, और हो सके तो जो हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा छात्र है जो कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहा है किसी तरह से, तो उसको भी बता दीजिए, इससे क्या होगा कि उसको भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे चैप्टर में जो है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।